हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था हाइड्रोक्सी डाइबेसिक। ये एसिड्स ये पढ़ रहे थे हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड, और हमने इसमें मैलिक एसिड शुरू किया था और उसको खत्म भी कर दिया था 2 क्लास में। हमने उसके संरचना सूत्र देखे थे, बनाने की विधियां और साथ ही रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक गुण देखे थे। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड। ठीक है, ये भी क्या है? हाइड्रोक्सी डाइबेसिक एसिड है। देखो, सिट्रिक एसिड का संरचना सूत्र क्या होता है ये हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास में सिट्रिक एसिड का संरचना सूत्र। ठीक है, ये क्या है? सिट्रिक एसिड का संरचना सूत्र। इसमें देखो ये क्या है, यहाँ हाइड्रोक्सी है और क्या है ये डाइबेसिक है, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये इसी ग्रुप का सदस्य है। इस संरचना सूत्र में इसका जो सामान्य नाम है वो क्या दिया जाता है? देखो, ये जो कार्बन है ये इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में कैसा कार्बन है? अल्फा, और ये वाला इसके रेस्पेक्ट में कैसा है? अल्फा। तो अल्फा अल्फा डाइहाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो क्या इसका सामान्य नाम है। अगर इसके आईपीएसी नाम की बात करें हम, तो देखिए नंबरिंग हम हमेशा ऊपर नीचे दोनों से कर सकते हैं। ऊपर से करते हैं 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका नाम? 2,3 हाइड्रोक्सी 2,3 डाइहाइड्रोक्सी 4 कार्बन ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड। ये क्या इसका आईपीएसी नाम है। तो ये इसका संरचना सूत्र और इसके आईपीएसी नाम की बात हुई। आगे हम देखते हैं कि इसके और कौन कौन से जो समावयवी हैं वो प्रेजेंट हैं। तो देखो, एक तो इसका डी रूप होता है, एक इसका एल रूप होता है और एक इसका मेजो रूप प्रेजेंट होता है। तो ये इसके 3 प्रकार के जो रूप है, फॉर्म है, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो मैंने जो आपके सामने बनाई, अच्छा ये डी एल मेजो ये किसके आधार पर निर्धारित होता है? तो आपको पता है कि ये असममित कार्बन की उपस्थिति के आधार पर इनका नामकरण दिया जाता है। ये डी एल मीजो ये सब क्या है? प्रकाशक समावयवी है। देखिए यहाँ पर एक तो ये कार्बन है, ये कैसा होता है? असममित कार्बन होता है, और ये कार्बन कैसा होता है? असममित कार्बन होता है। हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? असममित कार्बन की परिभाषा है कि ऐसा कार्बन जो प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, जिसकी चारों जो संयोजकताएं हैं वो अलग अलग समूह से बंधित हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं असममित कार्बन। तो यहाँ पर ये 2 असममित कार्बन है, और इन दोनों असममित कार्बन के कारण ही ये क्या है? प्रकाशक सक्रिय होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और इसकी ये फॉर्म है क्या कहलाती है? डी फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये कैसी फॉर्म इसकी? डी फॉर्म है। अब हम एल फॉर्म की बात करें तो देखो इसकी एल फॉर्म का संरचना सूत्र क्या होता है? ये क्या है? इसकी एल फॉर्म है। ठीक है, हमने डी फॉर्म की बात की, एल फॉर्म की बात की, ये इसकी एल फॉर्म है। ठीक है, कौन सी फॉर्म है ये? एल फॉर्म। इसको प्लस भी कह सकते हैं और इसको माइनस भी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीजो फॉर्म की। मीजो फॉर्म में क्या होता है? असममित कार्बन परमाणु तो होते हैं, लेकिन जो मीजो फॉर्म होती है वो प्रकाशिक रूप से क्या होती है? अक्रिय होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। जैसे आरएस मिश्रण होता है या रेजिमिक मिश्रण होता है। यहाँ पर ये 2 असममित कार्बन तो है, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक सममित रेखा प्रेजेंट है। ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, इसलिए आंतरिक प्रतिकार के कारण इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कैंसिल हो जाती है और इसकी इससे कैंसिल हो जाती है। इसे कहते हैं आंतरिक प्रतिकार। तो आंतरिक प्रतिकार के कारण ये जो मेजो रूप होता है वो कैसा हो जाता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है,
तो आपसे पूछा जाए, अगर रेसिमिक मिश्रण की बात करते हैं और रेसिमिक मिश्रण के लिए पूछा जाता है कि वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है क्यों, तो वहां क्या आता है, बाह्य प्रतिकार के कारण वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है, जबकि जो मेजो रूप होता है वह आंतरिक प्रतिकार के कारण ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। तो ये इसके 3 फॉर्म पाए जाते हैं, डी फॉर्म, एल फॉर्म और मीजो। ठीक है, ये हुई इसकी 3 फॉर्म की बात। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका टार्टरिक अम्ल इसका नाम कैसे डला। तो हुआ क्या, ये इमली, सेब, अंगूर, ये जो खट्टे फल होते हैं उनके रसों में ये टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और अंगूर की रस का जब किण्वन करवाया तो उससे एक उपजात प्राप्त हुआ टार्टरिक नाम का, उसी से इसका नाम क्या डला, टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये खट्टे रस में पाया जाता है, नींबू, संतरा इनमें ये पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं इसकी बनाने की विधियां की। टार्टर नाम के उपजात के कारण इसका नाम क्या डला, टार्टरिक एसिड। ठीक है, क्योंकि ये जो टार्टर उपजात था अंगूर के रस के जो किण्वन से जो प्राप्त हुआ था, वो जो टार्टर उपजात था उसमें ये पोटेशियम लवण के रूप में प्रेजेंट था। ठीक है, वहीं से इसका नाम टार्टरिक अम्ल डाल दिया गया। देखते इसके निर्माण की विक्रिया। निर्माण की अभिक्रिया। ठीक है, निर्माण की अभिक्रिया में सबसे पहले देखते हैं असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल से कैसे इसका निर्माण किया जा सकता है। तो असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे मैलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, अगर इनका क्षारीय एमिनोफोर की उपस्थिति में हाइड्रोक्सिलीकरण करवा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। देखो कैसे, ये है हमारे पास में क्या, मैलेइक एसिड। ये क्षारीय एमिनोफोर दिया है हमने, क्या है ये, मैलेइक एसिड। क्षारीय एमिनोफोर की उपस्थिति में इसका क्या करवाएंगे, हम हाइड्रोक्सीकरण करवाएंगे। तो हमें ये मीजोफोम मिल जाती है। ठीक है, तो मैलेइक एसिड से हाइड्रोक्सिलीकरण करवाने पर क्या मिलती है, हमें मीजोफोम मिल जाती है सिट्रिक अम्ल की। ठीक, लेकिन अगर मैलेइक एसिड की जगह हम फ्यूमेरिक एसिड लें, वो भी क्या है, असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, अगर ये लेंगे तो हमें मिलेगा डीएल का मिश्रण। ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, बी फॉर्म। ये है हमारे पास एल फॉर्म। तो फ्यूमेरिक एसिड के हाइड्रोक्सिलीकरण से तो डी वो एल का मिश्रण प्राप्त होता है, जबकि मैलेइक एसिड के हाइड्रोक्सिलीकरण से हमें मीजोफोम मिलती है। तो ये तो एक मेथड था सिट्रिक एसिड के निर्माण का। दूसरा मेथड हम देखते हैं, अल्फा अल्फा डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल से। सेकेंड मेथड क्या है हमारा, अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल।
देखो ये देखिए, ये है हमारे पास में अल्फा अल्फा डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल। अगर इसकी रिएक्शन करवा दे हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड से या न Mg2O से, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? तो हमारे पास मिल जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे पास में? सिट्रिक एसिड। तो अल्फा अल्फा डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल, देखो ये सक्सेनिक अम्ल है, यहाँ CH2 होता है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिए? ब्रोमीन जोड़ दिए हैं, इसलिए अल्फा अल्फा डाइब्रोमो सक्सेनिक अम्ल की सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास में ये मिल गया है सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ग्लाइऑक्सिल से। ग्लाइऑक्सिल से, तो देखिए ये ग्लाइऑक्सिल है हमारे पास में। अगर ग्लाइऑक्सिल का हम क्या करवा दे? HCl से रिएक्शन करवा देते इसकी, किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। ये दो मूल्य इसके, तो मिला क्या मिलेगा हमें? साइनोहाइड्रिन। ठीक है, ये साइनोहाइड्रिन हमें मिल गया है। इसका क्या करवाएंगे हम? जलयोजन। इसका जब जलयोजन करवाएंगे हम, जलयोजन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये देखिए मिल जाएगा हमें सिट्रिक एसिड। हमने देखा है कि जब भी साइनोहाइड्रिन जब हमें मिलता है, तो अगर इसका हम करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हमें क्या मिल जाता है? सिट्रिक अम्ल मिल जाता है। ठीक है, तो ये हुई ग्लाइऑक्सिल से सिट्रिक अम्ल के निर्माण की अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ये बना हुआ है। तो अगर इन्हीं तत्वों के आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो कैसे सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, उसको हम देखते हैं। तो ये है सिंथेसिस नाम से इसका नाम होगा कि कैसे मिलेगा। तो देखो, यदि कार्बन को तत्व रूप में और हाइड्रोजन को विद्युत आवेश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए, किसकी उपस्थिति में? विद्युत आवेश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए, तो हमें मिलेगी क्या? एसिटिलीन C2H2। एसिटिलीन पर अगर हम क्या करवा दें? इसका अपचयन करवा दें, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा, ठीक है। इसका अपचयन करवा दें, तो हमें क्या मिल जाएगी? क्या मिलेगी बताओ? एथिलीन, ठीक है, C2H4। C2H4 पर हम क्या करवा दें? क्या करवाएं बताओ? ब्रोमिनेशन करवा दें। C2H4 पर कार्बन और H2 की आपस में रिएक्शन हुई, और उस आपस में रिएक्शन करवाने पर क्या मिला हमें? एसिटिलीन मिला। उसका अपचयन करवाने पर हमें एथिलीन मिला। इसका हमने ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, तो क्या मिलेगा हमें? ये इस तरह हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि हम KCl से करवा दें, तो KCl से अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो यहां से क्या होगा? KBr बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा यहां पर ये, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो यहां से हमें
साइनाइड मिल गया है, साइनाइड वो मिल गई है, ठीक है। आगे हम इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, जैसे हमने अभी आगे वाले स्टेप में करवाया था कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो जो CN है वो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर किसमें चेंज हो जाता है हमेशा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये चेंज हो गया है। फर्दर हम इसका क्या करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, और जब इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एक मिनट, हम इसका ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ये HBr निकल जाएगा दोनों जगह से, और इस तरह ब्रोमीन जुड़ जाएगा यहाँ पर। आगे हम इस ब्रोमीन की रिएक्शन, मतलब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम न Ag2 से या सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए हमें मिल जाएगा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमें सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के आपस में रिएक्शन करवाई तो एसिटिलीन मिला, उसका अपचयन किया तो एथिलीन मिला, एथिलीन से ब्रोमिनेशन करवाया, कैसियन से रिएक्शन करवाई, जलाभट्टन करवाया, वापस ब्रोमिनेशन करवाया, और फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाई। तो ये थी इसके ताकत से कि इसके तत्वों से कैसे सिंथेसिस की जा सकती है सिट्रिक एसिड की। आगे बाकी जो निर्माण की विक्रियाएं हैं उससे हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।